ये हमारे इकोनॉमिक पार्ट 2 होने वाला है। इकोनॉमिक्स के जो बचे हुए प्रश्न हैं वो इस पार्ट में मैं सभी समाप्त करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती पिछली वाली तो एडिट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसीलिए बच्चा आज का हमारा 26 नंबर का प्रश्न है, जीएनपी और तथा एनएनपी के मध्य अंतर है। पहला ऑप्शन है पूंजी अधिमूल्य के समान, पूंजी अवमूल्यन के समान, कर राजस्व के समान, या एक ही प्रकार के, सभी एक प्रकार के होते हैं। तो ये 4 ऑप्शन थे। इसमें से राइट ऑप्शन होगा बच्चा ए इसका सही ऑप्शन है। पूंजी अधिमूल्यन के समान होता है। तो जीएनपी का फुल फॉर्म होता है बच्चा ग्रॉस नेट प्रोडक्ट। सकल, नेट का मतलब होता है शुद्ध और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। एनएनपी का मतलब होता है नेट, नेट मतलब कुल, और इसका मतलब होता है नेट नेशनल, नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, और पी का मतलब होता है प्रोडक्ट। जीएनपी को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं बच्चा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी बोला जाता है। तो पूंजी अधिमूल्यन के समान होता है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर का, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में हुआ। पूरी डेटा बेटा 1 जनवरी याद रख लेना, जबकि स्थापना मैंने आपको बताई थी 1 अप्रैल 1900 कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को होती है बच्चा। राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। हेडक्वार्टर वर्तमान में मुंबई है, जबकि स्थापना हुई थी तब उस समय कोलकाता में होता था। ये उस समय निजी बैंक थी और 1949 में भारत की केंद्रीय बैंक बन गई। नेक्स्ट बेटा आज का प्रश्न है, बच्चा अपना 28 नंबर का, 28 नंबर का प्रश्न है। और प्रश्न है निम्नांकितों में कौन भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर, अत्यधिक प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रौढ़ साक्षरता का निम्न स्तर, या चौथा ऑप्शन है निर्यात का उच्च स्तर। तो बच्चा इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा प्रौढ़ साक्षरता का निम्नतम स्तर। जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर है अपने यहाँ पर, अत्यधिक प्रच्छन्न बेरोजगारी भी है, निर्यात का उच्च स्तर भी है, लेकिन बच्चा प्रौढ़ साक्षरता का निम्नतम स्तर है। यही भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट आज का हमारा प्रश्न है बेटा 29 नंबर का। ये जो 29 का है बच्चा, भारत में राजकीय क्षेत्र सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रमुख है? वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र में, यातायात क्षेत्र में, इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में, सुव्यवस्थित शर्तों पर उधार देने वाली संस्थाओं के क्षेत्र में। तो भारत में राजकीय क्षेत्र सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रमुख है? तो बच्चा इसमें बताया जा सकता है जो इस्पात एवं उत्पादन है, इस्पात उत्पादन इसको बोलते हैं स्टील प्रोडक्शन, इसी में राजकीय क्षेत्र सर्वाधिक प्रमुख है बच्चा। राजकीय क्षेत्र सर्वाधिक प्रमुख है किसके क्षेत्र में? इस्पात और उत्पादन के क्षेत्र में। नेक्स्ट बेटा प्रश्न है हमारा क्वेश्चन 30 30वां, भारत में दाशमिक मुद्रा प्रणाली जारी की गई। इसको दशमलव के आधार पर भी मुद्रा प्रणाली बोला जा सकता है। 1947 में, 1950 में, 1957 में, 1962 में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, 1957 में की गई बच्चा। आप सबको पता है भारत की मुद्रा प्रणाली दशमलव पद्धति पर आधारित है, अर्थात भारतीय रुपये या सिक्के 100 रुपए के अनुपात में होते हैं। जैसे 1 रुपये बराबर 100 पैसे। भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति जो है बेटा 1 अप्रैल 1957 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। तो 1 अप्रैल 1957 से दशमलव पद्धति का भारत में शुरुआत हुई। नेक्स्ट बेटा देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर का, और प्रश्न है लाभ अलाभ। अलाभ को हानि भी कह सकते हैं। स्थिति का उत्पादन वह उत्पादन होता है जिसमें उत्पादक, पहला ऑप्शन है केवल प्रचालन लागत की वसूली कर लेता है, दूसरा ऑप्शन है कुछ लागत की वसूली कर सकता है, तीसरा ऑप्शन है पिछली हानियों को मिटा सकता है, चौथा ऑप्शन है बेटा सामान्य लाभ कमा सकता है। लाभ या हानि की स्थिति का उत्पादन जो होगा वो बेटे ऐसे करके हम लोग बता सकते हैं, कुल लागत की अगर वसूली कर लेता है तो लाभ हानि की स्थिति सिफर हो जाएगी, न लाभ है न हानि है। तो इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, कुल लागत की वसूली कर सकता है। नेक्स्ट देखिए बेटे, नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर का, रुपए के अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य है निर्यात को बढ़ाना, विदेशी विनिमय की प्राप्ति, बढ़ते आयात को रोकना, इनमें से सभी। तो बच्चा ये जो इसका ऑप्शन होगा
इसका ऑप्शन सभी होगा, क्योंकि निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी विनिमय की प्राप्ति, बढ़ते आयात को रोकना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रुपए के अवमूल्यन की संकल्पना होती है। अगर आपसे पूछा जाए रुपए का अवमूल्यन क्या होता है, तो रुपए का अवमूल्यन होता है अगर किसी देश की मुद्रा को किसी दूसरी देश की मुद्रा की तुलना में कम कर दिया जाए तो उसको अवमूल्यन कहते हैं। वर्तमान में ये जो किसी देश की मुद्रा जो कम होती है किसी दूसरे देश के मुद्रा के अनुपात में, ये आयात और निर्यात पर निर्भर करता है, लेकिन जो विकासशील देश होते हैं वो अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर देते हैं किसी दूसरी मुद्रा की तुलना में, जिससे क्या हो जाता है, निर्यात को बढ़ावा मिल जाता है, विदेशी विनिमय की प्राप्ति हो जाती है और बढ़ते आयात को रोकना संभव होता है। इसमें हम ऐसे कह सकते हैं अवमूल्यन से निर्यात जो होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं तथा आयात महंगे हो जाते हैं। बस ये चीज हमको याद रखने की होती है। नेक्स्ट है बेटा, प्रश्न पढ़ लेते हैं। 33वां है, प्रतिष्ठित क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के समय में अर्थशास्त्र को भद्दा विज्ञान डिजाइमल साइंस कहा जाता है, ऐसा क्यों है? इसके 4 ऑप्शन है। पहला है, ये धन की दौड़ को आर्थिक क्रियाकलापों का एकमात्र लक्ष्य मानता है, ये शुष्क एवं नीरस था, ये अधिकतर अनुमानपरक और काल्पनिक था, इसे थोड़े से बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ सकते थे। तो बच्चा इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? तो बच्चा इसका ऑप्शन होगा पहला ही, इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ये धन की दौड़ को आर्थिक क्रियाकलापों का एकमात्र लक्ष्य मानता था। नेक्स्ट है बेटे, नेक्स्ट प्रश्न है आज का हमारा 34 नंबर, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्थापित अर्थव्यवस्था तुलनात्मक दृष्टि से किसके निकटतम है? तो बच्चा इसका आंसर बिल्कुल आसान है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के समान है बच्चा। नेक्स्ट देखिए बच्चा, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय के आंकड़े होते हैं एकदम शुद्ध, व्यावहारिक रूप से शुद्ध, केवल एक अनुमान, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े होते हैं केवल एक अनुमान के आधार पर होते हैं, केवल एक अनुमान है। वैसे आपको पता है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की जो गणना की थी वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक थी द पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी पुस्तक में इन्होंने उस समय भारत की जो नेशनल इनकम थी वो 20 रुपए के समथिंग बताई थी बच्चा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चा वो 36 नंबर का है, राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? वाहन कर, सीमा शुल्क, मनोरंजन कर या बिक्री कर? अगर आपसे मैं बात करूं, जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय में ये मनोरंजन कर होता था, लेकिन वर्तमान में राजस्व सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत जीएसटी हो जाएगा बच्चा। आपको मैं बताऊं जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी की जो शुरुआत हुई बेटा 1 जुलाई 2017 को की गई। जो भारत का जीएसटी है वो फ्रांस के जीएसटी से मेल खाता है और कनाडा के जीएसटी से मेल खाता है। विश्व में सबसे पहले कहीं पर भी अगर जीएसटी लागू हुआ था तो वह देश फ्रांस ही था। 1954 में फ्रांस देश के द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी को लागू किया गया था और हमारे देश का जो जीएसटी वो कनाडा के जीएसटी से मेल खाता है। एक केलकर समिति थी बच्चा, उसने जीएसटी की सिफारिश करी थी। जीएसटी का जो अध्यक्ष होता है वो वित्त मंत्री होता है बच्चा। अगर हम बात करें इसकी जो जीएसटी की जो काउंसिल परिषद होती है, समिति जो होती है बेटा, उसका जो अध्यक्ष होता है वो वित्त सचिव हम लोग कह सकते हैं, वित्त सचिव होता है बच्चा। नेक्स्ट अगर हम प्रश्न की बात करें तो बच्चा प्रश्न है नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है? तो नई आर्थिक नीति आप लोग सबसे पहले ये पता होना चाहिए आई कब थी, तो ये बेटे 1991 में आई थी। और नई आर्थिक नीति के जो जनक कहे जाते हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है। इसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों को शामिल किया गया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अंत्योदय, प्रश्न है 38, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंत्योदय का पहला जैसे इसका ऑप्शन है किसानों का उन्नयन, ग्रामीण गरीबों का उन्नयन, औद्योगिक मजदूरों का उन्नयन, शहरी गरीबों का उन्नयन। तो बच्चा आपको मैं बता देता हूँ ग्रामीण गरीबों का उन्नयन यानी कि उनको बढ़ाना ही अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है।
अगर बात की जाए इसको प्रारंभ कब किया गया था, तो ये बच्चा 1977 में 1977 में 2 अक्टूबर थी डेट, उसको स्थापना मतलब उस दिन इसको शुरू किया गया था और ये राजस्थान से शुरू हुआ था। इस कार्यक्रम को श्री जयप्रकाश नारायण के नाम पर लागू किया गया था। जो ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन परिवार होते हैं उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए अंत्योदय कार्यक्रम चलाया गया था बच्चा। इसके अंदर सरकार फ्री में राशन उपलब्ध कराती है निर्धन परिवारों को, तो 1977 में हुआ था ये बच्चा। नेक्स्ट है 39 नंबर का क्वेश्चन, घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ होता है। घाटे की वित्त व्यवस्था का जो पहला ऑप्शन है, बजट घाटे की तरह होता है। बजट घाटा ऋण एवं परिसंपत्तियां होती हैं, सरकारी व्यय ऋण होते हैं या सरकारी व्यय राजस्व होते हैं। तो बच्चा ये आप लोग याद रख लें, इसका ऑप्शन बी होगा, बजट घाटा और ऋण एवं परिसंपत्तियां होती हैं। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये परंपरा बजट का ही स्वरूप है। भारत जैसे विकासशील देशों में घाटे का बजट एक अनिवार्यता हो जाती है, क्योंकि इससे मुद्रा का अतिरिक्त प्रवाह उपलब्ध होता है जो अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है। वर्ष 1997 में भारत में घाटे के बजट के वित्त पोषण पद्धति बदल दी गई। अब नोट छापकर घाटा पूरा करने के बजाय आरबीआई से ऋण लेकर घाटा पूरा करने पर बल दिया जाता है बच्चा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 40 नंबर का क्वेश्चन। 40 नंबर का क्वेश्चन है बच्चा, आप देखने का प्रयास करें, निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य घाटा वित्तीयन से है। अगर हम लोग देखें तो पहला ऑप्शन है सरकार व्यय और राजस्व प्राप्ति, सरकारी व्यय उधार, बजट घाटा उधार और देता है, और बजट घाटा। तो बच्चा घाटा वित्तीयन का मतलब है राजकोषीय घाटे से या बजट घाटे से, तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, बजट घाटा हो जाता है। इसका ऑप्शन डी होगा। घाटा वित्तीयन का तात्पर्य बजट घाटे से ही है। तो सरकार के बजट में कुल प्राप्तियों की तुलना में यदि कुल व्यय अधिक हो जाए तो उसे बजटीय घाटा कहा जाता है। तो ये ऐसे मैं बोल सकता हूँ, बजटीय घाटा बराबर क्या होगा, कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। नेक्स्ट बेटा हमारा प्रश्न है आज का 41 41वें नंबर का, भारतीय द्वारा संचालित प्रथम बैंक था पंजाब नेशनल बैंक, अवध बैंक, बनारस और सिंध बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक था अवध बैंक। ये अवध प्रेसिडेंसी में खोला गया था 1881 में, 1881 में खोला गया ये बैंक था बच्चा। इस भारतीयों द्वारा स्थापित संचालित बैंक था। अगर आपसे पूछा जाए पूर्ण रूप से देश का पहला भारतीय बैंक कौन सा है, तो बच्चा इसका ऑप्शन हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, पूर्ण रूप से भारतीय। ये 1894 में बनाया गया था। ठीक बच्चा, इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन है 42 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है। उत्पादन शुल्क, बिक्री शुल्क, सीमा शुल्क, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में करके मुझे जरूर बताएं, क्योंकि मैं पिछली लेक्चर में इसके बारे में संपूर्ण डिस्कशन कर चुका हूं आपसे। तो इसका प्रश्न आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें इसका आंसर। नेक्स्ट बेटे 43 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, भारत का विदेशी मुद्रा रिजर्व का अभिरक्षक कौन कहलाता है। तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है, आरबीआई कहलाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चा, श्वेत पदार्थ क्या होते हैं। इसको बेटा व्हाइट मटेरियल या व्हाइट गुड्स भी बोलते हैं। ये ऐसी जैसे पहला ऑप्शन देख लो, इसमें मूल कच्चा माल, टिकाऊ उपभोगी वस्तुएं, पश्चिमी देशों से आयात माल, सौंदर्य प्रसाधन। तो इसके अंदर श्वेत पदार्थों में वो संसाधन आते हैं जो भोग विलासता को दर्शाते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, और भी बहुमूल्य चीजें हो गई। लेकिन आप याद रखना वर्तमान समय में इनका उपयोग होता है तो टिकाऊ उपभोगी वस्तुएं होंगी बच्चा, इसका ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है आज का 45, मुद्रास्फीति सबसे अधिक किसके लिए लाभदायक है। सॉरी बच्चा, मुद्रास्फीति सबसे अधिक किसके लिए लाभदायक है। तो बच्चा ये होती है देनदारों के लिए, देनदार इसमें फायदेमंद रहते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चा, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 46 नंबर का,
मुद्रा नीति नियमित होती है राज्य सरकार द्वारा, केंद्रीय बैंक द्वारा, उधारदाताओं द्वारा, निजी उद्यमकारियों द्वारा। तो इसका ऑप्शन आप सबको पता है, केंद्रीय बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक आप लोग बता सकते हैं, आरबीआई बैंक है बच्चा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 47 नंबर का, निम्नांकित में किस साधन द्वारा सामानों की अधिकतम ढुलाई होती है? वायुयान द्वारा, जलयान द्वारा, ट्रेन द्वारा, बस द्वारा। इसका ऑप्शन सबको पता होगा बच्चा, जलयान होगा। जलयान से ही सबसे ज्यादा अधिकतम ढुलाई की जाती है, क्योंकि ये यातायात का सबसे सरल और यातायात का सबसे सस्ता साधन होता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 48 नंबर का, और 48 नंबर का जो प्रश्न है देख लेते हैं आप लोग। आनिवेश का अर्थ ये है जो सार्वजनिक निकायों के इकाइयों के शेयर को डैश बेचना है, केवल निजी निकायों को, केवल कर्मचारियों को, केवल एमएनसी को, कर्मचारी या अन्य कंपनियों को। आनिवेश का मतलब होता है बेटा जो अपने शेयर होते हैं सार्वजनिक निकायों के, वो केवल और केवल अपने कर्मचारियों को बेच दिए जाते हैं, तो ये आनिवेश कहलाता है। नेक्स्ट बेटा हमारा प्रश्न होगा आज का 49 नंबर का, तस्कर व्यापार बिना दिए विदेशों से माल लाना है, अधिक अयबाब, किराया, कर, निर्यात चुंगी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा निर्यात चुंगी इसका ऑप्शन होगा, देख लीजिए, तस्कर व्यापार बिना निर्यात चुंगी दिए विदेशों से माल लाना है। तो बेटा तस्कर आप लोग जानते ही हैं, तस्करी होती है जब हम बगैर किसी के कोई शुल्क दिए और उस चीज को किसी भी देश में ले जाते हैं, तो निर्यात चुंगी नहीं दी है बगैर किसी शुल्क के, तो इसको तस्करी कहेंगे बच्चा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है लॉर्ड 50 नंबर का क्वेश्चन है, लॉर्ड कीन्स के सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर को किसकी मांग एवं आपूर्ति द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? पूंजीगत वस्तुओं द्वारा, मुद्रा द्वारा, ऋण प्रदान करने वाली निधियों द्वारा या बचत द्वारा। तो बच्चा अगर आप इसको देखेंगे तो ये मुद्रा की मांग को करता है। यहाँ पर देखा भी जा सकता है ब्याज दर को किसकी जगह लगा दो, मुद्रा मांग एवं आपूर्ति द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यही लॉर्ड कीन्स की क्या है, परिभाषा भी है। तो मुद्रा इसको क्या करती है, निर्धारित करती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा बच्चा आज का 51 नंबर का, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में उत्पादकता सर्वोच्च है? तो कृषि क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में, परिवहन संचार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में। आज बच्चा मुझको थोड़ा सा जुकाम हो गया है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं ये वीडियो आज पूरी करके रहूंगा चाहे कितना भी समय लग जाए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आपसे पूछा जाए किसका है, तो सबसे बड़ा उत्पादक सर्वोच्चता है परिवहन संचार एवं वाणिज्य का। नेक्स्ट बेटा हमारा होगा प्रश्न बहुत अच्छा है 52, गोल्डन शेक हैंड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने के, हीरा का अवैध व्यापार रोकने से, पर्यावरण की सुरक्षा हेतु, वृक्षारोपण से, या तस्करी रोकने के लिए। बच्चा स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करना, अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र में और स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण कर लेता है, इसी को बोलते हैं गोल्डन शेक हैंड। नेक्स्ट बेटा प्रश्न है हमारा 53 नंबर का, 100 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? ये पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, डिस्कशन करने का कोई ज्यादा फायदा भी नहीं होगा। इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है बच्चा। नेक्स्ट प्रश्न है 54 नंबर का, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं? तो बच्चा 90%, 70%, 65%, 80%। इसका ऑप्शन बी सही है, 70% जो लोग हैं वो भारत में कृषि पर आधारित हैं बच्चा। नेक्स्ट होता है हमारा प्रश्न 55 नंबर का, बीओपी किससे संबंधित है? केवल आयात और निर्यात से, विशेष विश्व में किए गए सभी आर्थिक व्यवहार से, पूंजी व्यवहार से संबंधित सभी व्यवहार, या आदर्श प्राप्ति और अदायगी से संबंधित व्यवहार। तो बच्चा इसका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, पूंजी व्यवहार से संबंधित सभी प्रकार के व्यवहार आते हैं इसमें। आप लोग ऐसे समझ सकते हो, कोई भी एक कंपनी है सार्वजनिक क्षेत्र की, यदि उसको शेयर मार्केटिंग में उतारा जाता है पहली बार, तो इसको बीओपी से संबंधित है। तो यहाँ पर पूंजी आती है, पूंजी व्यवहार से संबंधित सभी व्यवहार यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट बेटा प्रश्न है हमारा
आज थोड़ी सी सर्दी हो गई है बच्चा, तो इसको जरूर देखें पूरा। अर्थशास्त्र में उपयुक्तता का अर्थ क्या होता है? निम्नलिखित को सामर्थ्य देना, आनंद देना, लाभ कमाना, मानवीय मांग को पूरा करना, मानवीय उद्देश्यों को पूरा करना। तो बच्चा इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन होगा बच्चा मानवीय मांग को पूरा करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चा 57 नंबर का, वह सिद्धांत जिसके अनुसार जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है जबकि आहार उत्पादन अंकगणितीय श्रेणी में बढ़ती है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये बच्चा माल्थस ने कहा है, ग्रेसम ने कहा है, कीन्स ने कहा है, एजेंस ने कहा है। तो बच्चा ये माल्थस ने कहा है कि भाई जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है जबकि आहार उत्पादन अंकगणित श्रेणी में बढ़ता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 58 नंबर का। 58 नंबर का जो प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। अंतरराष्ट्रीय बाजार में किसी करेंसी की कीमत निर्धारित होती है। बच्चा किससे निर्धारित होती है? जरा चार ऑप्शन पढ़ें और मुझे बताएं। पहला है विश्व बैंक द्वारा, संबंध देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मांग पर, संबंध देश के सरकार के स्वामित्व पर, प्रश्नगत देश की आर्थिक क्षमता द्वारा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में किसी करेंसी की कीमतें संबंध देश के उत्पादित वस्तुओं की मांग पर बढ़ती हैं। बच्चा पहला तो यही आपका सही है। दूसरे नंबर का, और समृद्ध देश की सरकार के स्थायित्व पर, की सरकार कितनी स्थायित्व है। तो बच्चा इसमें 2 और 3 सत्य हो जाएंगे। विश्व बैंक नहीं बढ़ाता है, प्रश्नगत देश की आर्थिक क्षमता पर नहीं बढ़ती, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चा? गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 59 नंबर का। प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। बच्चा ये वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वित्त मंत्रालय आप लोग जानते ही हैं, इस समय मंत्री निर्मला सीतारमण है और वित्त सचिव टीवी सोमनाथन है। तो बच्चा ये आप लोगों को प्रश्न याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 16 नंबर का। भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है सार्वजनिक खर्च घटाकर, नई करेंसी नोट छापकर, ब्याज दर बढ़ाकर, सरकार द्वारा ऋण लेकर। तो बच्चा इसका ऑप्शन तो पहले ही मैं बता चुका हूँ, वित्तीय घाटे का कैसे होगा? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, वित्तीय सरकार द्वारा ऋण लेकर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा? डी। पहले तो नोट वगैरह की छपाई होती थी, लेकिन अब क्या हो गया? सरकार आरबीआई से क्या ले लेती है बच्चा? ऋण ले लेती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा 61 नंबर का। वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम का उद्देश्य अधिनियम के अनुसार होना चाहिए। पहला ऑप्शन है इसमें सरकारी ऋणता को नियंत्रित करना, नगर स्थानीय निकायों को उधारी करने की अनुमति देना, राज्य सरकारों को केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति उत्तरदायी बनाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चा जो वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम है उसमें नगर स्थानीय निकायों को उधारी करने की अनुमति देना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा 62 नंबर का। इस 62 नंबर के प्रश्न का उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुए? तो बेटा उद्योग हुए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया था, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर जोर दिया गया। जो द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी ये पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना का जो समय था 1951 से 1956 तक, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो समय था 1956 से लेके 1961 तक था बच्चा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा 63 नंबर का। व्यावसायिक बैंक समानता ब्याज नहीं देते बचत खाते पर, चालू जमा खाते पर, सावधि जमा खाते पर, आवर्ती जमा खाते पर। इसका ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। चालू जमा खाते पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है बच्चा, और ये मोस्टली व्यापारियों के लिए होता है। संतुलन कीमत वह कीमत है जिससे, पहला ऑप्शन है बेटा 64 नंबर के क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना है मुझे। संतुलित कीमत वह कीमत है जिससे विनिर्माताओं का लाभ अधिकतम होता है, उपभोक्ता और उत्पादक का अधिशेष अधिकतम होता है। नेक्स्ट है बेटे उपभोक्ता की तृप्ति अधिकतम होती है, पूर्ति और मांग समान होता है। यही ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। संतुलित कीमत की बात कर रहा है तो पूर्ति और मांग क्या होंगे? समान होंगे बच्चा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 65 नंबर का। किसको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। इनकी पुस्तक भी याद रख लो, द वेल्थ ऑफ नेशन।
नेक्स्ट प्रश्न है बच्चा हमारा 66 नंबर का, 66 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है। ये कई बार प्रश्न आ चुका है, आप सब लोग जानते हैं प्रत्यक्ष कर आयकर है बच्चा। नेक्स्ट देखिए बच्चा, डॉक्टर अमृत सेन जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, आर्थिक विकास के लिए दृष्टिकोण के तीव्र समर्थक थे। मुद्रा अर्थशास्त्र के कल्याण अर्थशास्त्र के निर्बाध बाजार के भूमंडलीय एकीकरण के। तो बच्चा कल्याण अर्थशास्त्र के ये क्या थे, समर्थक थे। 1999 में इनको क्या दिया गया था, 1999 में इनको बच्चा भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से पब्लिक सेक्टर की कंपनी कौन सी है। 68 नंबर का, निम्नलिखित में से पब्लिक सेक्टर की कंपनी कौन सी है। तो बच्चा गेल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय केंद्रीय बैंक है तो इसका ऑप्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 17 नंबर का, 70 नंबर का, मुद्रा के सापेक्ष गलत है। ये मुद्रास्फीति को रोकता है, ये क्रय विक्रय की शक्ति है, ये साख सृजन को रोकता है, इनमें से कोई नहीं। बेटे मुद्रा के सापेक्ष जो गलत है ये है पहला ही ऑप्शन, ये मुद्रास्फीति को रोकता है, जबकि ऐसा नहीं है। क्रय विक्रय की शक्ति को रोक सकता है, साख सृजन को रोक सकता है, लेकिन मुद्रास्फीति को मुद्रा नहीं रोक सकती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बेटा 71 नंबर का, वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर में आते हैं। तो बच्चा प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। अर्थशास्त्र के 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग एवं विनिर्माण के नाम से भी जाना जाता है, जबकि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है बच्चा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा 72 नंबर का, विकासशील देशों में निम्न में से क्या नहीं होता है। उच्च बेरोजगारी, बढ़ती गरीबी, बढ़ती आतंकवाद, बढ़ती जनसंख्या। ये बेटे UP SSSC वीडियो में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग याद रखना। बढ़ता आतंकवाद विकासशील देशों में निम्न में से नहीं होता है। ठीक बच्चा, क्या नहीं होता है, बढ़ता आतंकवाद, बाकी ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट हमारा 73 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है। तो बेटा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट बेटा 74 नंबर का क्वेश्चन है, 74 नंबर का, आर्थिक उदारीकरण के जनक मैं पहले ही बता चुका हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह है। 1991 में नई औद्योगिक पॉलिसी को लेकर आने वाले थे बच्चा। और PV नरसिम्हा राव क्या थे, ये तो वित्त मंत्री थे, और PV नरसिम्हा राव उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट 75 नंबर का क्वेश्चन है, घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है राजकोषीय नीति का, कर नीति का, उधार नीति का, या मौद्रिक नीति का। तो बच्चा इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो मौद्रिक नीति हो जाएगा। मौद्रिक नीति में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सारी चीजें आती हैं और इसको RBI निर्धारित करती है। मुद्रा के प्रभाव को संकुचन या विस्तार में बदलने के लिए मौद्रिक नीति लाई जाती है। नेक्स्ट देखना बेटा 76 नंबर का क्वेश्चन है, सरकार किसको प्रोत्साहन देने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करती है। तो सरकार बच्चा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, बचत के लिए, राष्ट्रीय आय के लिए, निर्यात के लिए। तो बच्चा बताएंगे इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन निर्यात होगा। ऑप्शन डी है बच्चा, सरकार द्वारा प्रोत्साहन देने के लिए मुद्रा का मूल्यांकन से क्या होता है, निर्यात को बढ़ाया जाता है। बेटे कुछ क्वेश्चन ही और रह गए हैं, मैं आपसे यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ, बस आपके कुछ ही मिनट लूंगा, मिनट नहीं कुछ सेकंड लूंगा। देखिए बच्चा, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर देना। मुझे मोटिवेशन जब ही मिलेगा जब इन पर लाइक सब्सक्राइब आएंगे। अगर आप मुझको कमेंट में कहेंगे तो मैं और सब्जेक्ट का भी फास्ट रिवीजन में इसी तरीके से बना दूंगा। दो वीडियो या एक ही वीडियो में बनाने का प्रयास करूंगा। मैं सोच रहा हूं अगली बार आपको संविधान के फुल नोट्स दे दिए जाए जो UP SSSC पैट में आपको 5 नंबर दिला सकें। बच्चा आप लोग मुझे कमेंट में जरूर करके बताएं, अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो मैं और भी बना दूंगा। धन्यवाद। 77 नंबर का प्रश्न है बच्चा, विकासशील देश वह हैं जिसमें स्थिर मूल्य पर बढ़ता हुआ जो गलत बोल रहा हूँ बेटा, स्थिर मूल्यों पर बढ़ता हुआ GNP हो, वर्तमान मूल्यों पर बढ़ता हुआ GNP हो, स्थिर मूल्यों पर स्थिर GNP हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बेटा वर्तमान मूल्य लिए जाते हैं GNP के। ठीक बच्चा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है
78 नंबर का। और आज का ये अंतिम प्रश्न होगा, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न में से प्राप्त होता है। बच्चा आप सबको पता है तृतीय सेक्टर से प्राप्त होता है। धन्यवाद।